आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्ट 3। मैंने 1 नवंबर को एक पत्र मेजर एलिस को भी भेजा था और उसी के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। जब तक झांसी के विषय में सरकार की पूरी स्वीकृति न आ जाएगी तब तक स्वर्गीय महाराज के दत्तक का कुछ भी विचार न किया जाएगा। झांसी के राजा का अंग्रेजी सरकार से क्या संबंध है, यह बतलाने को कुछ प्रमाण लिखे जाते हैं। इन पर विचार करने से मालूम होगा कि झांसी के राजा को अपने राज्य का वारिस बनाने का अख्तियार है या नहीं। इस पत्र से स्पष्ट है कि मैकलम साहब ने महाराज गंगाधर राव के मरते ही झांसी के राज्य को अंग्रेजी अधिकार में करने का विचार कर लिया था। अपने बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह दलील पेश की कि पेशवा बाजीराव ने सन 1816 को सुलहनामे के द्वारा झांसी राज्य का पूरा अधिकार हमको दे दिया था और हमने ही शिवराम भाऊ के पौत्र को गद्दी पर बिठाकर उसे सूबेदार के बजाय महाराज का खिताब दिया था। उसके निसंतान मर जाने पर राज्य के असली हकदार की तलाश की गई। उस समय शिवराम भाऊ के 2 पुत्र रघुनाथ राव और गंगाधर राव जीवित थे। उन्हीं को एक के बाद एक राज्य का अधिकार दिया गया, पर अब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने से उस वंश की इतिश्री हो गई और इससे आगे किसी को उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। महाराज गंगाधर राव ने अंतिम समय में जिस बालक दामोदर राव को दत्तक देकर रानी लक्ष्मीबाई को उसका अभिभावक नियत किया था, उसके संबंध में मेजर मैकलम ने लिखा, महाराज गंगाधर राव ने जिस लक्ष्मीबाई को राज्य की व्यवस्था सौंपने की इच्छा प्रकट की है वह हर तरह से योग्य है, परंतु इस समय की अवस्था को देखते हुए विश्वास है कि सरकार इस इलाके को अपने काबू में करेगी और रानी साहिबा तथा उनके संबंधियों को कोई अच्छा वजीफा देकर आराम पहुंचाएगी। रानी साहिबा के लिए कितनी रुपए की ज़रूरत होगी यह बतलाना बहुत कठिन है, चूँकि बुंदेलखंड में मरहटों का आखिरी खानदान है। इसलिए सब बातों को विचार करते हुए मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि महारानी को 4000 रुपये वार्षिक से कम ना दिया जाए। अंग्रेज सरकार की नीति उस समय यही थी कि कम से कम जितनी रियायत देने से इस देश के पुराने शासक और प्रजातंत्र शांत रह सके उतना उनको देकर शेष समस्त अधिकारों को उनसे छीन लिया जाए। खासकर जिस समय महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को लक्ष्मीबाई की संरक्षता में झांसी राज्य का अधिकारी बनाने का प्रश्न उठा, उस समय देश में लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था। वे देशी राज्यों के विरुद्ध थे। एक एक करके कितने ही राज्यों को का अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ला चुके थे। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में इतना जम चुका था और उसकी सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि उसे देशी राजाओं की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसकी निगाह में अब केवल जमींदारों की तरह रह गए, जो केवल छत्र, मुकुट और आभूषणों से सज धज कर सिंहासन पर बैठे जाते थे और खजाने के रुपए को भोग विलास के कार्यों में बर्बाद किया करते हैं। इसलिए अंग्रेजी अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी राजा के निसंतान मर जाने पर उसको दत्तक लाने का अधिकार न दिया जाए और उसका राज्य कंपनी शासन में मिला दिया जाए। इस नीति के अनुसार गंगाधर राव के मरते ही मेजर एलिस ने तुरंत ही झांसी के खजाने में ताला लगा दिया और गवर्नर जनरल की आज्ञा की प्रतीक्षा में राज्य का पूरा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। इस तरह 4 महीने बीत गए तो भी भारत सरकार का कोई हुक्म नहीं आया। यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने सरकार के पास एक और खरीता भेजा, जिसमें झांसी के राजवंश और अंग्रेजी सरकारों के बीच प्राचीन मित्रता का उल्लेख करते हुए दामोदर राव को राज्य का अधिकारी स्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकार न किया और 27 फरवरी 1854 को एक घोषणा द्वारा
झांसी के राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेने की आज्ञा दे दी। उन्होंने निर्णय लिया कि झांसी का राज्य स्वतंत्र नहीं है, वरन पारितोषिक के रूप में जागीर की तरह दिया गया था, अतः उसका कोई अधिकारी न होने की सूरत में वापस ले लेने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी दलील दी कि झांसी राज्य अन्य अंग्रेजी जिलों के बीच में पड़ता है और उसे अंग्रेजी शासन में ले लेने से राज्य व्यवस्था में सुविधा रहेगी। जब अंग्रेज रेसिडेंट ने गवर्नर जनरल की इस घोषणा को रानी लक्ष्मीबाई को पढ़कर सुनाया तो रानी ने दृढ़ किंतु मधुर स्वर से कहा, मेरा झांसी देगा नहीं। उस समय रानी की इस दृढ़तापूर्ण वाणी का कोई परिणाम नहीं निकला। उनको 5,000 की सालाना पेंशन, नगर के राजमहल में रहने का अधिकार मिला, पारिवारिक तथा आभूषणों आदि पर उनका स्वामित्व स्वीकार किया गया। झांसी के खजाने से 6 लाख रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए गए, जो उसे वयस्क होने पर मिल सकते थे। लक्ष्मीबाई ने इस आज्ञा का बहुत विरोध किया और कई महीने तक पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी नामक हिंदुस्तानी वकील तथा एक यूरोपियन वकील को 60,000 रुपये खर्च करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अपील करने को लंदन भेजा, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब विवश होकर उन्होंने पेंशन लेना आरंभ किया तथा उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था। जो समय बचता था उसमें वे घुड़सवारी और व्यायाम करती थीं। दामोदर राव को वे अपने पुत्र के समान ही प्यार करती थीं। 7 वर्ष की आयु में दामोदर राव का यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इसके लिए उसको नाम से जमा 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया निकाला गया। पहले तो सरकार ने कहा कि वे रुपए दामोदर राव के वयस्क होने पर ही दिए जा सकते हैं, पर जब अधिक जोर दिया गया तो इस शर्त पर रुपया देने की आज्ञा दी गई कि उनको कुछ समय बाद फिर जमा कर दिया जाए। लक्ष्मीबाई ने भविष्य की बात को अनिश्चित समझकर इस शर्त को मानकर रुपया ले लिया। यह सन 1856 की बात है। देश में विद्रोह की अग्नि सन 1857 के जनवरी मास से ही भारतीय फौजों में अंग्रेजी अधिकारियों की कार्यवाहियों के विरुद्ध असंतोष प्रकट हो रहा था। इसका तात्कालिक कारण तो बंदूकों के लिए नए ढंग से चर्बी से चुपड़े कारतूस देना था, पर वास्तव में यह कारण तरह तरह की चालों से देश में अंग्रेजी सत्ता का अधिकाधिक विस्तार किया जाना था। इससे यहाँ के कितने ही प्रधान व्यक्ति अंग्रेजों के विरोधी बन गए थे, जिसमें बिठूर निवासी नाना साहब प्रमुख थे। जब उनकी 8 लाख वार्षिक की पेंशन अन्यायपूर्वक रोक दी गई और झांसी तथा अवध जैसे राज्यों को भी उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जब्त किए जाते देखा, तो उनके दय में भारत के देसी राजाओं के संगठित करके अंग्रेजों को मार भगाने की भावना उत्पन्न होने लगी। पहले तो उन्होंने इस संबंध में कई बार सब राजाओं के पत्र लिखे और फिर तीर्थ यात्रा का बहाना करके सब जगह स्वयं राजाओं से मिले और उनसे इस संबंध में साठगांठ की। अवध की राजधानी लखनऊ में तो हाथी पर उनका बहुत बड़ा जुलूस निकला। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।